सो आज हमारा डे 4 ऑफ आर 10 डे चैलेंज। आज हम करने वाले हैं सिविक्स का चैप्टर 3 विच इज़ जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। सो बेसिकली इस चैप्टर में हम तीन ऐसी चीज़ें देखते हैं जो कि पॉलिटिक्स को अफेक्ट करती है। सबसे पहले हम देखेंगे जेंडर पॉलिटिक्स में कैसे अपना अफेक्ट डालता है, उसके बाद रिलीजन एंड देन कास्ट। सबसे पहले आते हैं जेंडर। जेंडर दो है, मेल एंड फीमेल। सबसे पहले जेंडर में जो डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, डिवीजन होते हैं, वो समझते हैं। उसमें आता है सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। बॉयज़ और गर्ल्स हमें ऐसा बताया जाता है कि विमेन का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है टू डू हाउस होल्ड वर्क और मेन का काम होता है टू डू आउटसाइड वर्क। दिस इज़ सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। मतलब सेक्सुअली हमने कामों को डिवाइड कर दिया, उसको कहते हैं सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। उसमें क्या बोलते हैं कि जो घर का हाउस होल्ड काम है यो वो या तो फीमेल करेगी या तो वो सुपरवाइज करेगी, और मेन का क्या काम है, उनका काम है टू डू आउटसाइड वर्क एंड ब्रिंग मनी। तो इससे क्या होता है, इससे होता ये है कि विमेन काम तो करती है, विमेन वर्क इन द फॉर्म ऑफ डोमेस्टिक लेबर, पर उनको इस चीज़ का रिकग्निशन नहीं मिलता है। Women are taught to do household work when these works are paid for, men do this work। मतलब विमेन काम तो करती है पर ये रिकग्नाइज नहीं होता। तो रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट ये है कि रोल ऑफ विमेन बहुत कम होता है पब्लिक लाइफ में। मेल डोमिनेंस इन हाउस होल्ड, इसमें हम देखते हैं पैट्रियार्की क्या होता है। पैट्रियार्की बेसिकली होता है जब हाउस होल्ड में किसी मेल का, फिर चाहे वो कोई भी हो, फिर चाहे वो हस्बैंड हो या फादर हो, जब किसी मेल का डोमिनेंस होता है तो वहाँ पर हम पैट्रियार्की बोलते हैं। इससे क्या होता है, विमेन की जो पावर होती है ये बहुत अफेक्ट होती है, क्योंकि मेन को ही डिसीजन मेकर बना दिया, मेन को ही सबसे सुप्रीम बना दिया। इससे विमेन का रोल बहुत ही कम हो जाता है पब्लिक लाइफ में। इससे विमेन का रोल पॉलिटिक्स में कैसे अफेक्ट होता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विमेन कैसे अफेक्ट होती है पॉलिटिकली, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले लिटरेसी रेट ऑफ विमेन इज़ 54% एंड मेन इज़ 76%। तो देख ही पा रहे हैं बहुत ही कम है। ये क्यों होता है, बिकॉज पेरेंट्स प्रेफर टू स्पेंड देयर रिसोर्सेज ऑन देयर सन्स रादर देन देयर डॉटर्स। रिसोर्सेज मतलब मनी या कोई भी चीज़। पेरेंट्स प्रेफर करते हैं कि हम अपने लड़कों पर ही अपने रिसोर्स स्पेंड करें, लड़कियों पर रिसोर्स स्पेंड करने से हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। अब क्योंकि रिसोर्स स्पेंड नहीं किए तो लड़कियां लिटरेट नहीं हुई तो उनको जॉब्स कहाँ से मिलेगी। तो प्रपोर्शन ऑफ विमेन इन हाईली पेड जॉब्स इज़ वेरी लेस। विमेन आर पेड लेस देन मेन फॉर द सेम वर्क। एक इक्वल वेजेस एक्ट है, जिस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर दो लोग सेम काम कर रहे हैं तो उन्हें उस एक काम का सेम सैलरी या सेम वेज मिलना चाहिए। बट ऐसा देखा जाता है दैट विमेन आर पेड लेस देन मैन, इवन अगर वो सेम काम भी करे तब भी उनको मेन से कम पे किया जाता है। उसके बाद सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन। सेक्स सेलेक्टिव मतलब किसी एक सेक्स के प्रति या किसी एक सेक्स को सेलेक्ट कर के, और अबॉर्शन का मतलब हम समझ सकते हैं फीटिसाइड या एक बच्चे को पैदा होने से पहले उसको मार देना। दिस हैज़ रिड्यूस द चाइल्ड सेक्स रेशियो ऑफ आर कंट्री। उसके बाद विमेन फेस हेरासमेंट एंड वायलेंस। तो इसके आगे जेंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन इन पॉलिटिक्स। एवरेज विमेन इन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज़ 12%। ये अप्रॉक्सीमेटली अगर एग्जैक्ट देखें तो ये कुछ 12.4% है। दिस इज़ वेरी लेस एज कम्पेयर टू ग्लोबल एवरेज विच इज़ 28%। कुछ तो ऐसे है कंट्रीज जहाँ पर विमेन का रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिक्स में अराउंड 40% है। कुछ नॉर्डिक कंट्रीज़ है, उनमें विमेन का रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिक्स में बहुत ही अच्छा है। इससे क्या होता है, विमेन बहुत ही कम दिखती है पब्लिकली। अब उसके लिए करे क्या, तो रिजर्वेशन ऑफ वुमेन इन पॉलिटिक्स। एक विमेन्स रिजर्वेशन बिल प्रपोज करता है कि अबाउट 1/3 या 33% ऑफ सीट्स शुड बी रिजर्व फॉर विमेन। जिससे होगा क्या कि विमेन की पार्टिसिपेशन हम एक गारंटी कर सकते हैं। इससे क्या होता है, जेंडर इनइक्वालिटी ख़त्म हो जाएगी। और फेमिनिस्ट मूवमेंट्स क्या करते हैं, उन मूवमेंट, फेमिनिस्ट मतलब ऐसा कोई मूवमेंट जो विमेन की राइट्स पे काम करे।
तो फेमिनिस्ट मूवमेंट्स कहते ये है कि विमेन को भी मेल के जितने राइट्स मिलने चाहिए, उनको भी मेल के जितने रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। इससे क्या है, इससे धीरे धीरे अब विमेन की रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज हो रही है। दिस वाज जेंडर। तो हम अपने चैप्टर जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट का 1/3 पार्ट खत्म कर चुके हैं, विच इज़ जेंडर। अब आते हैं रिलीजन इन पॉलिटिक्स। रिलीजन कैसे अपना रोल प्ले करता है इन पॉलिटिक्स। तो अब हम देख पा रहे हैं एक वर्ड आते हैं यहाँ पर, कम्युनलिज्म। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये रिलीजन पॉलिटिक्स को कैसे अफेक्ट करता है। इसमें हम देखते हैं गांधी जी की आइडियोलॉजी। गांधी जी कहते हैं कि रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। वट ही मीन्ट वॉज नॉट कि रिलीजन से उनका ये मतलब नहीं था कि कोई हिंदू या मुस्लिम या ऐसा कुछ, इस्लाम या कोई धर्म। उनका मतलब था कि जो पॉलिटिक्स है वो रिलीजन के मॉरल वैल्यूज़ पे गाइड होगा। मतलब जो रिलीजियस वैल्यूज़ है वही पॉलिटिक्स को चलाएगी। तो इंडियाज़ पॉलिटिकल लैंडस्केप हमें पता ही है कि यहाँ पर बहुत सारे रिलीजन्स हैं विच इन्फ्लुएंसेस सोशल पॉलिसीज एंड पार्टी एजेंडाज। गांधी जी सेड दैट रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। अब ethical principles drawn from religions often guide politics, ये गांधी जी का मतलब था उस लाइन से, that principles drawn from religion guide politics, establishing norms reflected in laws and policies. This influences governance, addressing social justice issues, but can also lead to bias. बायस, अब यहाँ पर क्या हो जाता है, कम्युनलिज्म वाला प्रिंसिपल। कम्युनलिज्म में क्या होता है, वन रिलीजियस आइडियोलॉजी डोमिनेट्स पॉलिटिकल डिस्कशंस। अब हम देखते हैं कम्युनलिज्म क्या होता है। कम्युनलिज्म इज़ अ कंडीशन या कम्युनलिज्म इज़ अ सिचुएशन जहाँ पर रिलीजन को ही बेसिस ऑफ नेशन माना जाता है, जहाँ पर रिलीजन, एक रिलीजियस ग्रुप पावर का यूज़ करती है टू एस्टैब्लिश इट्स सुपरमेसी या इट्स डोमिनेंस, जो कि हमने श्रीलंका में देखा था। श्रीलंका में जो सिन्हाला कम्युनिटी थी उसने पावर का यूज़ किया था टू एस्टैब्लिश डोमिनेंस, वो ही कम्युनलिज्म था। तो कम्युनलिज्म इज़ द सिचुएशन वेयर मेजॉरिटेरियनिज्म होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। बिलीव्स ऑफ वन रिलीजन आर कंसिडर्ड सुपीरियर। इसका मतलब ये होता है हमारा कम्युनलिज्म। अब कम्युनलिज्म को हम ख़त्म कैसे कर सकते हैं, सेक्युलरिज्म ला कैसे सकते हैं। ह्यूमन राइट ग्रुप्स आर्ग्यू दैट विक्टिम्स ऑफ कम्युनल राइट्स, मतलब कम्युनल राइट्स के जो भोक्ता होते हैं, जो हम हिंदी में कहते हैं, जिसको भुगतान करना पड़ता है, आर द माइनॉरिटी ग्रुप्स, द गवर्नमेंट शुड प्रोटेक्ट देम। उसके बाद विमेन कहती है दैट द फैमिली लॉज ऑफ रिलीजन्स आर अगेंस्ट देम। तो विमेन आर्ग्यू अगेंस्ट द फैमिली लॉज ऑफ रिलीजन्स। बोथ विमेन एंड ह्यूमन राइट ग्रुप्स डिमांड गवर्नमेंट टू चेंज लॉज। इस तरह से हमारा रिलीजन अफेक्ट करता है हमारी पॉलिटिक्स को। अब लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो है, हम इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट विच इज़ कास्ट। कास्ट इज़ अ सोशल ग्रुप दैट पीपल आर बॉर्न इनटू, मतलब एक सोशली ग्रुप होता है जहाँ पर एक इंसान पैदा होता है, दैट इज़ पार्ट ऑफ अ सोशल हायरार्की। द कास्ट सिस्टम कैटेगराइजेज पीपल बेस्ड ऑन हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन, इन्फ्लुएंसिंग सोशल इंटरैक्शंस एंड कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। इससे क्या होता है, एक हायरार्की बन जाती है। अब कास्ट से क्या होता है, किसी पर्टिकुलर कास्ट को बहुत ही ज़्यादा फेवर मिल जाता है, किसी पर्टिकुलर कास्ट को, कास्ट का क्या मतलब है यहाँ पर, ग्रुप ऑफ पीपल, किसी पर्टिकुलर कास्ट को बहुत ही कम रिप्रेजेंटेशन मिलता है। जो अपर कास्ट होती है वो बेटर इकोनॉमिक स्टेटस देखती है। ऑन द अदर हैंड जो लोअर कास्ट होती है उन्हें पावर्टी और इलिटरेसी का इन्हें सफ़र करना पड़ता है। अब पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन कास्ट। अब देखते हैं कि कास्ट इन पॉलिटिक्स कैसे आता है। कास्ट इन पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स इन कास्ट बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। कास्ट इन पॉलिटिक्स मतलब कास्ट पॉलिटिक्स में कैसे आती है, मतलब जब पॉलिटिक्स होती है तो उसमें कास्ट को कैसे ध्यान दिया जाता है। और पॉलिटिक्स इन कास्ट मतलब कास्ट के लोग अपने अंदर पॉलिटिक्स कैसे करते हैं, मतलब एक कास्ट के अंदर पॉलिटिक्स कैसे होती है। सबसे पहले देखते हैं पॉलिटिक्स कास्ट में कैसे, कास्ट है ना,
सबसे पहले देखते हैं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन कास्ट, मतलब पॉलिटिक्स इन कास्ट। पॉलिटिकल पार्टीज ऑफन कंसिडर कास्ट कॉम्पोजिशंस व्हेन सिलेक्टिंग कैंडिडेट्स, मतलब जब भी कहीं पर कोई किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन होने वाला होता है तो पॉलिटिकल पार्टी देखती है वहाँ का कास्ट का कॉम्पोजिशन, मतलब वहाँ पर कितनी परसेंटेज में कौन सी कास्ट है या कौन से लोग हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कास्ट ए है, जहाँ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में कास्ट ए 90% लोग हैं, तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो प्रेफर करेगी कि वो उस कास्ट ए का ही कोई कैंडिडेट डाले, ताकि इलेक्शन के आउटकम्स में थोड़ा सा उनको फेवर मिले। उसके बाद सम पार्टीज टेंड टू फेवर पर्टिकुलर कास्ट, मतलब कभी कभी ऐसा देखा जाता है जैसे कुछ पार्टी एक पर्टिकुलर कास्ट को ही फेवर करने लगती है और उस कास्ट के अगेंस्ट जो भी कास्ट होती है उनको वो सुपीरियर मतलब इन्फीरियर मानने लगती है, अपनी कास्ट को ज़्यादा फेवर करने लगती है। अब सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस, मतलब इंडिया में ऐसी क्या चेंजेस हुए जिससे कास्ट सिस्टम धीरे धीरे अब ख़त्म होता जा रहा है। इवन दो कास्ट सिस्टम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी कास्ट देखा जाता है, बट इंडिया में कुछ ऐसे चेंजेस हुए हैं जिससे कास्ट सिस्टम ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट से क्या हो रहा है, लोग ज़्यादा लोगों के पास ज़्यादा पैसे आ रहे हैं तो लोग ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, उनके अंदर एजुकेशन आ रही है, तो उन्हें पता चल रहा है कि ये चीज़ें गलत हैं। अर्बनाइजेशन इज़ बेसिकली मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल एरियाज़ टू अर्बन एरियाज़। रूरल एरियाज़ मतलब गांव और अर्बन एरियाज़ मतलब शहर। अब वही ग्रोथ ऑफ लिटरेसी, जितना ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा दिस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रोथ ऑफ लिटरेसी, क्योंकि जितना ज़्यादा पैसा होगा उतना ही ज़्यादा लोग स्पेंड कर पाएंगे अपनी एजुकेशन पे। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, ऑक्यूपेशन मतलब प्रोफेशन, मोबिलिटी मतलब मोबाइल, हम कहते हैं ना मोबाइल इज़ मूवमेंट, तो ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी मतलब लोग एक ऑक्यूपेशन से दूसरे ऑक्यूपेशन में अब शिफ्ट कर पा रहे हैं। मतलब पहले होता था एक सीरीज चलती थी कि अगर एक इंसान एक ऑक्यूपेशन कर रहा है या एक प्रोफेशन कर रहा है, मान लो वो कॉबलर है, तो उसका बेटा भी उसको कॉबलर ही बनना पड़ेगा। बट अब ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी आ चुकी है, दिस मीन्स चेंजिंग प्रोफेशंस या चेंजिंग ऑक्यूपेशंस। उसके बाद वीकनिंग ऑफ पोजीशन ऑफ लैंडलॉर्ड्स इन विलेजेस, तो जो लैंडलॉर्ड्स की पोजीशन है वो भी वीक होती जा रही है। इन सारे चेंजेस से हमारी जो कास्ट सिस्टम है इंडिया में वो ख़त्म होता जा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं पॉलिटिक्स इन कास्ट। सबसे पहले हमने देखा कास्ट इन पॉलिटिक्स, जिसमें हमने वो कॉन्स्टिट्यूएंसी वाला पार्ट देखा। अब हम देखते हैं कि कास्ट के अंदर पॉलिटिक्स कैसे काम करती हैं। तो ईच कास्ट ट्राइज टू बिकम बिगर बाय इनकॉर्पोरेटिंग मतलब अपने अंदर लेना या अपने अंदर इंक्लूड करना स्मॉलर कास्ट। हर कास्ट ट्राई करती है कि वो बड़ी कास्ट बन जाए बाय इनकॉर्पोरेटिंग स्मॉलर कास्ट। वेरियस कास्ट एंटर इनटू अ कोलिशन, मतलब अगर 2 या 3 कास्ट है वो कभी कभी कोलिशन में आ जाती है। जैसे हमने देखा था पार्टीज जैसे कोलिशन में आती है, वैसे ही कास्ट भी कोलिशन में आती है। पार्टीज कोलिशन में कब आती थी, जब उनको एक जब कोई भी ऐसी पार्टी नहीं होती थी जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई परसेंटेज से जीती हो इलेक्शंस में, वैसे ही कभी कभी कास्ट भी कोलिशन में आ जाते हैं। और अब नई तरह की कास्ट ग्रुप्स आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल फॉरवर्ड कास्ट, बैकवर्ड कास्ट, ऐसी बहुत ही नई तरह की कास्ट ग्रुप्स आ रही है। इस तरह से हमें देखा जाता है, हम देख सकते हैं कास्ट में पॉलिटिक्स कैसे काम करती है। तो ये था हमारा आखिरी टॉपिक हमारे चैप्टर का। इसी तरह से हमारा सिविक्स का चैप्टर 3 जेंडर रिलीजन एंड कास्ट ख़त्म होता है। एक बार हम अपने चैप्टर का रिकैप कर लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या देखा था। सबसे पहले हमने देखा जेंडर में हमने पढ़ा सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर मतलब जब हम सेक्सुअली वर्क को डिवाइड कर देते हैं, इससे क्या होता है विमेन का रोल पब्लिकली बहुत ही कम हो जाता है। पैट्रियार्की एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर जो हाउस होल्ड है वहाँ पर मेल डोमिनेंस हो या फिर मेल को ही डिसीजन मेकर मान लिया जाए। इससे रोल ऑफ विमेन इन पॉलिटिक्स बहुत ही अफेक्ट होता है। लिटरेसी रेट विमेन की कम है, विमेन का प्रोपोर्शन हाईली पेड जॉब्स में बहुत ही कम है, और विमेन को सेम काम के लिए भी लोग मेन से कम पे किया जाता है। चाइल्ड सेक्स रेशियो और वायलेंस एंड हैरेसमेंट। जेंडर डिवीजन इन पॉलिटिक्स, तो
तो विमेन का रिप्रेजेंटेशन इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत ही कम है और ग्लोबल एवरेज बहुत ही ज़्यादा है. इवन इफ अ वुमेन बिकम्स द पीएम, द कैबिनेट इज़ जनरली मेल डोमिनेटेड. उसके बाद विमेन का रिप्रेजेंटेशन, विमेन्स रिजर्वेशन बिल प्रपोज करता है 33% ऑफ सीट्स फॉर विमेन, जिससे विमेन का पार्टिसिपेशन और विमेन इनइक्वालिटी को हम थोड़ा बेटर कर सकते हैं. उसके बाद फेमिनिस्ट मूवमेंट ये कहते हैं कि विमेन को भी मेल के जितना राइट्स और उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए. इसके बाद हम देखते हैं रिलीजन में हम देखते हैं गांधी जी की आइडियोलॉजी दैट रिलीजन और पॉलिटिक्स कभी सेपरेट नहीं हो सकते. उसके बाद हम देखते हैं जो रिलीजन की एथिक्स है और जो मॉरल्स है वही पॉलिटिक्स को गाइड करते हैं. इस केस में अब अगर रिलीजन को ही बेसिस ऑफ नेशन मान लिया जाए तो हम उस कंडीशन को हम कहते हैं कम्युनलिज्म. कम्युनलिज्म में एक रिलीजन को ही सुप्रीम मान लिया जाता है, जो कि हम देखते हैं पाकिस्तान में, जहाँ पर इस्लाम को ही बेसिस ऑफ नेशन मान लिया है, इस्लामिक धर्म को वहाँ पर सबसे सुपीरियर माना है. ऑन द अदर हैंड इंडिया जो है वो कम्युनल कंट्री नहीं है, वो सेक्युलर कंट्री है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन नहीं है. हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अगर आपको रिलीजन कोई भी फॉलो करना है आप कोई भी कर सकते हो, और अगर आपको नहीं करना तो आप वो भी कर सकते हो. अगर आपको करना है आप करो, नहीं करना है मत करो. वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें गारंटी देता है. उसके बाद हम देखते हैं ह्यूमन राइट्स और विमेन. ह्यूमन राइट ग्रुप कहते हैं कि कम्युनल राइट के विक्टिम माइनॉरिटी होते हैं, इसलिए गवर्नमेंट उनको प्रोटेक्ट करे. विमेन कहती है कि फैमिली लॉज ऑफ रिलीजन्स उनके अगेंस्ट है, इसलिए वो भी डिमांड करते हैं कि गवर्नमेंट लॉज को चेंज करे. उसके बाद हम देखते हैं कास्ट इन पॉलिटिक्स. कास्ट एक ऐसा सोशल ग्रुप है जिसमें हायरार्की या हायरार्कियल स्ट्रक्चर बन जाता है. इसमें लोगों को अपने हेरिडिटरी ऑक्यूपेशंस पे कैटेगराइज कर दिया जाता है. इससे क्या होता है, जो बहुत ही ज़्यादा लोअर कास्ट होती है उनको पावर्टी और एजुकेशन में सफ़र करना पड़ता है. इसके बाद कास्ट और पॉलिटिक्स, इन दो टर्म्स में हम इन जोड़ देते हैं. सबसे पहले कास्ट इन पॉलिटिक्स और फिर पॉलिटिक्स इन कास्ट. कास्ट इन पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल पार्टीज कंसिडर कास्ट कॉम्पोजिशंस व्हेन सेलेक्टिंग कैंडिडेट्स. सम पार्टीज टेंड टू फेवर अ पर्टिकुलर कास्ट. फिर क्या ऐसे चेंजेस हुए जिससे कास्ट सिस्टम ख़त्म हुआ? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अर्बनाइजेशन, लिटरेसी, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, वीकनिंग ऑफ लैंडलॉर्ड्स की पोजीशन. उसके बाद हम देखते हैं पॉलिटिक्स इन कास्ट, मतलब कास्ट के अंदर पॉलिटिक्स कैसे हो जाती है. ईच कास्ट ट्राइज टू बिकम बिगर बाय इनकॉर्पोरेटिंग स्मॉलर कास्ट. इनकॉर्पोरेटिंग मतलब इंक्लूडिंग. वेरियस कास्ट एंटर इनटू अ कोलिशन. और आजकल नए कास्ट ग्रुप्स दिख रहे हैं जैसे फॉरवर्ड कास्ट और बैकवर्ड कास्ट. इस तरह से ये हमारा चैप्टर होता है ख़त्म. अगला वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, तब तक के लिए जय भारत.